नमस्कार, आप देख रहे हैं जागते रहो। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से नंबर 1 हो चुके हैं। ग्लोबल पॉपुलैरिटी के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिग्गज नेताओं को पछाड़ते हुए नंबर 1 की पोजीशन हासिल की है। 71% अप्रूवल रेटिंग के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये लोकप्रियता हासिल करते हुए सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। देखिए रिपोर्ट में। फिर नंबर 1 पीएम मोदी। दुनिया बोले मोदी मोदी। एक बार फिर पूरी दुनिया में पीएम मोदी का डंका बज रहा है। ग्लोबल पॉपुलैरिटी रैंकिंग में दुनिया भर के 13 दिग्गज लीडर्स को पीछे छोड़ते हुए पीएम मोदी एक बार फिर नंबर 1 पर हैं। अमेरिकी रिसर्च फॉर्म मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के सर्वे में पीएम मोदी एक बार फिर टॉप पर हैं। तो वहीं कई विकसित देशों के राष्ट्र प्रमुख उनसे काफी पीछे हैं। दुनिया भर के सुपर लीडर्स की लोकप्रियता पीएम मोदी से कोसों पीछे है। जो अमेरिका दुनिया में सुपर पावर के नाम से जाना जाता है, उसके राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पीएम मोदी से कई कदम पीछे छूट गए हैं। मॉर्निंग कंसल्ट ने 13 से 19 जनवरी 2022 के बीच जुटाए गए डेटा के आधार पर ग्लोबल लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग्स तय की है, जिसमें पीएम मोदी ने 71% अप्रूवल रेटिंग हासिल की है, जबकि मैक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर को 66% रेटिंग हासिल हुई है। इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगियो को 60%, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा को 48%, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को 43% रेटिंग्स हासिल हुई है। कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो को 43% रेटिंग हासिल हुई है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को 41% रेटिंग हासिल हुई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को 34% और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 26% अप्रूवल रेटिंग हासिल की है। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे से साफ हो गया है कि पूरा हिंदुस्तान तो मोदी का मुरीद है ही, लेकिन अब पूरी दुनिया भी मोदी मोदी कर रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब दुनिया के बड़े नेताओं की पॉपुलैरिटी लिस्ट में पीएम मोदी ने अपना जलवा दिखाया हो। उन्होंने कई सर्वे में दुनिया के बाकी नेताओं को पीछे छोड़ते हुए लोकप्रियता के शिखर पर कब्जा जमाया है। पिछले साल नवंबर में पीएम मोदी को मोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड लीडर्स सर्वे में पहले नंबर पर चुना गया था। मॉर्निंग कंसल्ट ने अपनी मई 2020 की रिपोर्ट में पीएम मोदी को 84% अप्रूवल रेटिंग दी थी। वहीं मई 2021 में वेबसाइट ने उनको 43% की रेटिंग दी है। इस बार ये अप्रूवल रेटिंग 71% है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इंडिया गेट पर अब आपको अमर जवान ज्योति देखने को नहीं मिलेगी। बड़े ही सम्मान के साथ में अमर जवान ज्योति का विलय नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति में कर दिया गया है। लेकिन घमासान इस मामले पर शुरू हुआ और कांग्रेस पार्टी ने लगातार इस पूरे मामले पर सियासत करनी शुरू कर दी और केंद्र सरकार पर निशाना साधना भी शुरू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि तमाम जो हमारे लगातार जवान हैं या पूर्व सैनिक हैं, जब उनसे हमने बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बड़े ही सम्मान के साथ में नेशनल वॉर मेमोरियल में ज्योति का विलय किया गया है और एक जगह निर्धारित होनी चाहिए हमारे शहीद जवानों के लिए। ये साफ तौर पर उन तमाम पूर्व सैनिकों की ओर से कहा गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सीधे तौर पर सवाल खड़े किए। अब देखिए रिपोर्ट में। शहीदों का बलिदान, सियासत में घमासान। दिल्ली के इंडिया गेट पर बीते 50 सालों से जल रही अमर जवान ज्योति का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जल रही ज्योति में विलय हो गया।
अमर जवान ज्योति 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के शहीदों के बलिदान की प्रतीक है। पूरे सम्मान के साथ अमर जवान ज्योति की मशाल वॉर मेमोरियल लाई गई और उस ज्योति की अखंडता को बरकरार रखते हुए वॉर मेमोरियल की अखंड ज्योति के साथ उसका विलय किया गया। पूरी प्रक्रिया में सैन्य परंपराओं का पूरा ध्यान रखा गया, लेकिन इसके बावजूद सरकार के फैसले पर विपक्ष ने सियासत का मौका ढूंढ लिया। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के शहीदों की याद में जलाई गई ज्योति को बुझा दिया और शहीदों का अपमान किया। राहुल गांधी ने ट्वीट करके सरकार पर साधा निशाना। इसके बाद दूसरे कांग्रेसी नेताओं ने भी सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया। अमर जवान ज्योति को जिस तरीके से राष्ट्र वार मेमोरियल में विलय कर दिया गया है, ये उन शहीदों का अपमान है जिन्होंने 1947 से लेकर गलवान घाटी तक भिन्न भिन्न युद्धों में अपनी जान तक नौशावर कर दी। जो हो रहा है वो राष्ट्रीय त्रासदी है। अमर जवान ज्योति इस देश की करोड़ों करोड़ों लोगों की अंतर आत्मा में बसी हुई। ये राष्ट्रीय त्रासदी है, ये गलत है, ये इतिहास को मिटाने की कोशिश है। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि अमर जवान ज्योति को बुझाया नहीं गया, इसका नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति में विलय कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस का अटैक जारी है। ऐसे में बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर हो चुकी है। जहां तक फ्लेम का सवाल है, वो वार मेमोरियल में ही तो लग रहा है, और वार मेमोरियल में जो अपने देश के सैनिक शहीद होते हैं, क्या उनको याद नहीं करें? इकट्ठे याद करेंगे। दो फ्लेम को बुझाया नहीं जा रहा है, फ्लेम को एक जगह किया जा रहा है, वार मेमोरियल में किया जा रहा है। शहादत तो शहादत है, और इसलिए अगर वो वार मेमोरियल में फ्लेम लगाया जा रहा है, इस पर क्यों दर्द हो रहा है कांग्रेस को? वह गलत नीतियों के कारण कांग्रेस की राजनीतिक लो बुझ रही है। इसलिए अमर जवान ज्योति पर भ्रम पैदा करके होची राजनीति कर अपनी लो जगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, गांधी नेहरू परिवार के लिए तो आपने कई स्थान आरक्षित किए, समाधि स्थल बना डाले, लेकिन देश के लिए अपना सब कुछ निछावर करने वाले वीर सैनिकों के लिए 70 साल में कोई स्मारक बनाया? अहम बात यह है कि रक्षा विशेषज्ञ और पूर्व आर्मी अफसर भी सरकार के कदम से सहमत हैं। सबका यही कहना है कि अमर जवान ज्योति का नेशनल वॉर मेमोरियल की अखंड ज्योति में विलय किए जाने में कुछ गलत नहीं है, इसलिए इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सरकार का यह निर्णय कि अमर जवान ज्योति की फ्लेम को नेशनल वॉर मेमोरियल की फ्लेम में मिला दिया जाए, यह एक अच्छा प्रोग्रेसिव कदम है। अब चूंकि एक नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया है, ये एक राष्ट्रीय स्तर का मेमोरियल है, और अब पिछले 3 साल से सारे फंक्शन, चाहे वो लीडर्स हों, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो फॉरेन डिग्निटरीज हों, अब जब श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जाते हैं फॉरेन हीरोज़ को, तो वो नेशनल वॉर मेमोरियल पे जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ये एक बड़ा की डेजिग्नेटेड प्लेस बना दी है, जो कि ठीक भी है। केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि अमर जवान ज्योति पर अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई जाएगी। कांग्रेस नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर तो कुछ नहीं बोल रही, लेकिन कह रही है कि केंद्र सरकार इतिहास को मिटाने की साजिश कर रही है। सवाल ये है कि शहीद हुए जवानों को अगर एक ही स्थान पर सम्मान दिया जाएगा, तो इसका विरोध आखिरकार क्यों? ये पहला मौका नहीं जब राहुल गांधी ने मोदी सरकार के फैसले पर सवाल उठाने के बाद वो खुद घिर गए हों। राहुल जल्दबाजी में मोदी सरकार के खिलाफ हमले के लिए कोई भी मुद्दा उठा लेते हैं, लेकिन बाद में बैकफुट पर आ जाते हैं। इस बार भी राहुल ने शहीदों के सम्मान पर भ्रम फैलाने की कोशिश की। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब तक कांग्रेस शहादत पर सियासत करती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं सूडान में तख्ता पलट और प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद से विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और मिलिट्री शासन का जमकर विरोध कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट में।
सूडान में विरोध प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे लोग। सैनिक शासन का विरोध। सूडान में अक्टूबर में हुए तख्तापलट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर रहे हैं और सैन्य शासन के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। प्रदर्शनकारी गुरुवार को हजारों की संख्या में हाथों में झंडा लेकर खार्तूम और अन्य शहरों की सड़कों पर उतरे और सैन्य शासन के खिलाफ नारेबाजी की। जनवरी को सूडान में प्रदर्शनकारियों ने मार्च ऑफ मिलियंस के नाम से प्रोटेस्ट निकाला था, जिसमें सूडानी सुरक्षा बलों की तरफ से ओपन फायरिंग की गई। इसमें 7 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हो गए। सूडान के सैन्य शासन की तरफ से की गई इस हिंसक कार्रवाई के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और अब वो सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के लिए उतर रहे हैं। 25 अक्टूबर को सूडान में तख्तापलट हुआ था, जिसके बाद अब्दुल्ला हमदोक को प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया गया था, लेकिन सेना के साथ एक समझौते के तहत सिर्फ 1 महीने बाद ही उन्हें पद पर बहाल कर दिया गया था, जिसका मकसद था तनाव और तख्तापलट विरोधी प्रदर्शनों को शांत करना। लेकिन कुछ दिनों बाद ही हमदोक ने राजनीतिक गतिरोध के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हमदोक ने कहा कि वो सत्ताधारी सैन्य अधिकारियों और लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के बीच समझौता करने में विफल रहे हैं, लेकिन हमदोक के इस्तीफे के बाद से विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। लोकतंत्र समर्थक सैन्य शासन को हटाने के लिए आए दिन अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सेना की तरफ से प्रदर्शनकारियों को कुचलने की हर संभव कार्रवाई की जा रही है। सूडान में 25 अक्टूबर को तख्तापलट के बाद से अब तक कम से कम 72 प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शन थम नहीं रहा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सैन्य सत्ता को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने के बाद ही लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में सूडान में मची उथल-पुथल थमती नहीं दिख रही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सीरिया का उत्तरी इलाका एक बार फिर से आग की लपटों में घिर चुका है। तुर्की समर्थित विपक्षी लड़ाकों के नियंत्रण में सीरियाई शहर में एक बड़ा धमाका हुआ। आपको बता दें, इस धमाके में लगभग 6 लोगों की मौत हो चुकी है और 30 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट में। दहशत और अफरा तफरी का ये मंजर उत्तरी सीरिया का है। उत्तरी सीरिया में बड़ा रॉकेट अटैक हुआ। जिस इलाके में हमला हुआ है वो तुर्की समर्थित विपक्षी लड़ाकों के नियंत्रण में है। हमले में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि बड़ी संख्या में लोग जख्मी हो चुके हैं। इस हमले के लिए अमेरिका समर्थित सीरियाई कुर्द बलों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। रॉकेट हमले में अफरीन के एक रिहायशी इलाके में आग लग गई थी, जिसे उसके स्वयंसेवकों ने बुझा दिया। हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें बचाव कर्मचारी आग में झुलसे शवों को क्षतिग्रस्त इमारत से बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ अन्य लोग आग बुझाते हुए दिख रहे हैं। अफरीन शहर 2018 से तुर्की और उसके सहयोगी सीरियाई विपक्षी लड़ाकों के नियंत्रण में है। 2018 में तुर्की समर्थित एक सैन्य अभियान में सीरियाई कुर्द लड़ाकों और हजारों कुर्द निवासियों को क्षेत्र से बाहर ढकेल दिया गया था। तभी से अफरीन और आसपास के गांव तुर्की और उसके समर्थन वाले लड़ाकों का निशाना बनाते रहे हैं। तुर्की अपनी सीमा से लगे सीरियाई क्षेत्र पर नियंत्रण करने वाले कुर्द लड़ाकों को आतंकवादी मानता है, जो तुर्की के भीतर कुर्द विद्रोहियों के साथ संबंध है। तुर्की ने सीरिया में 3 सैन्य हमले किए। ज्यादातर उसने सीरियाई कुर्द मिलिशिया को अपनी सीमा से दूर भगाने के लिए किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
फिलहाल जागते रहो में बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।